तमाम श्रोता को जोहार। नमस्कार। मैं हूं पंकज प्रसून और फिर आज एक बार अपने गुफ्तगू कार्यक्रम में हम आप सबों का स्वागत करते हैं। आज हम अपने इस गुफ्तगू कार्यक्रम में उसी विषय को ले रहे हैं जिसके प्रति हम पिछले 3-4 दिनों से चर्चा कर रहे हैं। जी हां, बिल्कुल बात सत्य है। वह बात मैं किसान के संबंध में ही करूंगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है ग्रामीण भारत की विकास करना। हम अपने पहले एपिसोड में कह चुके हैं कि जब तक हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नहीं उठा सकते हैं, जब तक हम ग्रामीणों के जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकते हैं, तब तक इस भारत के विकास की, इसके अर्थव्यवस्था के उठने की, इसके स्वाभिमान की बात करना ही बेईमानी होगी। क्योंकि भारत गांव में बसता है और गांव में बसते हैं किसान। आज किसानों की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। कैसे भी किसान बहुत मुश्किल समय में अपनी सारी पूंजी को लगा करके जब खेत में जुआ के समान अपना सारा धन लगा देते हैं, तत्पश्चात ईश्वर पर निर्भर होकर के, भगवान पर निर्भर होकर के वो अपने आगे के भविष्य को देखते रहते हैं। इस वर्ष बड़ी खुशी की बात है, अभी तक बारिश अच्छी हो रही है, परंतु सब चीज ठीक होने के बावजूद भी पिछले कुछ सप्ताह से या कहें कि महीनों से हमारे जिला में, हमारे क्षेत्र में खाद की बहुत विकट समस्या हो गई है। अब जब भगवान ने साथ दिया, स्थिति ठीक रही, तो मानवीय भूल के कारण, इंसानों की गलती के कारण, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, कहीं ना कहीं किसी भूल के कारण पुनः किसान जो है वह चला जा रहा है और उसके समक्ष में विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे अगर नियत अब 1-2 दिन के अंदर में अगर किसानों को खाद उचित दर पर सही समय पर नहीं मिल पाया, तो न सिर्फ इससे उत्पादन प्रभावित होगा, बल्कि लगी पूंजी भी जो किसान के द्वारा लगाया गया है उससे भी डूबने की संभावना है। मैं इन्हीं सभी बिंदुओं पर आज अपने साथ आमंत्रित किए हैं इस जिला के वरिष्ठ समाजसेवी, राजनेता, किसानों के अनुभव को जानने वाले, उनके दर्द को समझने वाले माननीय श्री प्रेम सिंह जी को। मैं इन्हें पार्टी से अलग हट करके देख रहा हूं और हम उम्मीद करते हैं कि अपने विचारों में ये किसानों के लिए, अधिकारियों के लिए, राजनेताओं के लिए कुछ ऐसे गुड़ बात बताएंगे जिस पर चल करके इस जिले के किसानों के हित में कोई बेहतर कार्य किया जा सके। मैं आमंत्रित करता हूं प्रेम सिंह जी को। सर नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है सर हमारे इस जनसंवाद न्यूज के गुफ्तगू कार्यक्रम में। यहाँ पे हम आम लोगों के लिए आम विषयों पर चर्चा किया करते हैं इस कार्यक्रम में, ताकि उस बात से लोगों का जीवन में कुछ आमूलचूल परिवर्तन आ सके, उनके जीवन में कुछ सकारात्मकता आ सके, कुछ उम्मीदें जग सके। सर, किसान की स्थिति आज बहुत खराब है, बड़ा दर्द में है लोग, क्या करना है इस पर आपका? स्वाभाविक रूप से आज के समय में, आज के ही समय में नहीं, मैं ये क्योंकि इस चीज को बहुत नजदीक देखा हूं और महसूस भी किया हूं। किसान देश के आर्थिक दृष्टिकोण से, देश के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से
किसान एक बहुत ही मजबूत स्तंभ है। लेकिन जिस तरह से किसानों के साथ पिछले आजादी के बाद से किसानों के साथ जिस तरह से सौतेला व्यवहार किया जाता रहा और उसके कारण भारत के किसान बहुत ही आर्थिक संकट से जूझते रहे, जिसके कारण फसल के उत्पादनों पर भी प्रभाव पड़ा, किसानों के आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ते आया और कई चीजें इसका नतीजा मिलते रहा है कि किसान आत्महत्या करके भी मजबूर होते रहे। जी जी। मुझे याद है उस वक्त मैं विद्यार्थी था जब देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री हुआ करते और देश में जब अन्न की संकट उत्पन्न हुई तो उन्होंने दूसरे को आह्वान नहीं किया, उन्होंने किसानों को ही आह्वान किया और उन्होंने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। और किसानों के प्रति उन्होंने जो संवेदना उस वक्त दिखाई थी, जिससे कारण किसानों में एक आत्मविश्वास जगा था और देश के किसान देश की किसानी हालात से देश को निकालने का प्रयास भी किया, देश को अनाज देने का काम किया था, आत्मनिर्भर बनाने का काम किया था। मगर उसके बाद से जो भी सरकारें कांग्रेस की बनती आई, किसानों के प्रति उनकी उदासीनता दिखाई देती, नीतियां जरूर बनाते रहे, घोषणाएं होती, मगर किसानों को उसको कोई फायदा मिलते नहीं रहा। हम लोग किसानों के लाभकारी के लिए लड़ाई लड़ते रहे, किसानों के आय बढ़ाने की लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन उसका नतीजा नहीं था। लेकिन मुझे खुशी थी इस बात की कि जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने गैर आदर्शवाद के रूप, तो अटल जी ने किसानों के प्रति संवेदना दिखाई और उन्होंने किसानों के प्रति कई रास्ता निकाला ताकि उनकी जो समस्याएं हैं, उनके लिए जो सहूलियत हो सकती थी सरकार के माध्यम से, उन्होंने उस पर विचार किया और उसमें उन्होंने देखा कि किसान जो आत्महत्या करता है कि क्या किसानों के फसल मारे जाते, उनका फसल मारने के बाद उनकी लेखा जोखा लेने वाला कोई नहीं था। तो उन्होंने एक योजना चलाई, फसल बीमा योजना, जिससे किसानों को राहत मिल सके। किसान पर कोई आपदा है, फसलों पर कोई आपदा है, तो उसको हम उस रूप में राहत दे सके, उनके लिए हम कुछ सहयोग। दूसरी बात रही किसानों के लिए, किसानों के फसलों के मूल्य का निर्णय सरकार बढ़ोतरी कर देने का अटल जी ने किया और किसान को उस तरह से दाम भी मूल्य निर्धारित करके किसान को दाम दिए जाने लगे। अब उनकी जो लागत है किसानों की, उस लागत के अनुपात में जो दाम मिलने चाहिए उसमें भी कमी दिखाई दे रही। मगर मुझे खुशी है इस बात की कि पिछले अगर 2004 के बाद से दे तो 2014 तक जो हालात थी वो बहुत ही दयनीय हालात से किसान था। लेकिन 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जब सरकार बनी और माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने किसानों के आय को दोगुनी करने के लिए उन्हें एक उचित कदम उठाया और उन्होंने उसके मूल्य निर्धारण का मूल्य आया। आज मुझे खुशी है कि आज धान के फसलों का दाम लगभग 20 रुपये किलो तक जा पहुंचा है। गेहूं के दाम बढ़ चुके हैं। लागत मूल्य से ज्यादा जब तक किसान को दाम नहीं मिलेंगे, उनको फायदा नहीं होगा, तो किसान उसके प्रति हमें उदासीन रहेंगे। लेकिन आज किसान में कुछ जागरूकता बढ़ी है फसलों के दाम बढ़ने के बाद, और लेकिन हम तो किसान चाहता है कि अभी भी कुछ दाम और बढ़ने चाहिए ताकि उनको आय दुगनी हो। हम सरकार भी चाहती है कि किसानों की आय दुगनी हो, किसान चाहते हैं कि हमारी आय दुगनी हो। तो इसमें एक समन्वय की बात होनी चाहिए और परिस्थिति बस वो दिखाई देने रहा है। जागरूकता तो जरूर बढ़ी है किसानों में और अपने हक के लिए वो लड़ भी रहे हैं।
अब बात यह कहना है कि सरकार आखिर चाहे वो केंद्र की सरकार हो राज्य की सरकार हो केवल इतना बात क्यों करती है कि किसानों की आय दोगुनी की जाए, जबकि आप भी जानते हैं हम लोग 2 सेर जिस समय मजदूरी देते थे, यानी कि 2 रुपए की जब हम मजदूरी देते थे, आज मजदूरी 250 रुपया हो गया है, यानी कि 125% की वृद्धि हो गई है मजदूरी में। खर्च जो है वो कई गुना अधिक बढ़ गया है खेतों में। तो आखिर सरकार बार बार केवल आय दोगुनी कर ही क्यों, अधिक क्यों नहीं बात करती है? 100 गुना मजदूरी बढ़ गया। यही तो मैं कह रहा हूं, आप 200-250 रुपए में आज किसानी मजदूर किसानों के लिए आज 300 रुपए पहुंच चुका है उसकी मजदूरी का दर। किसान 300 रुपया प्रतिदिन किसानों को मजदूर भुगतान कर रहे हैं, तब उनके खेत काम हो रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूं कि अगर किसानों को लागत जो लग रहे हैं, लागत के अनुसार उनको मिलना चाहिए, तभी वह किसान सुखी रह पाएगा, वह संपन्न रह पाएगा, उस आर्थिक स्थिति मजबूत हो पाएगी। अगर वो लागत मूल्य से भी अगर कम उसको पड़ खर्च मिलेगा, उसको दाम में, तो स्वाभाविक वो निराश होगा, उदास होगा, और ये जो आत्महत्या की घटनाएं घट रही है उस पर जो बोझ पड़ता है किसान पर, तो वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। क्योंकि इसलिए कि किसान उसी खेती पर उसके साथ बच्चे की पढ़ाई है, बच्चियों की सी है, दवा है, दारू है, सारी चीजें उस पर निर्भर करता है। अगर किसान कर्ज ले लेता है, आज कई जगह बैंक चाहिए, बैंक की परिस्थितियां ऐसी है जो किसानों के साथ जितनी सहूलियत से उतना उदारवादी तरीके से अगर किसानों को ऋण देने की अगर योजना बने तो किसान उससे उनको फायदा होगा। लेकिन अगर किसानों आप ऋण देने के लिए बैंकों के पास दौड़ना पड़े, चक्कर लगाना पड़े, उनको नाजायज राशि के भुगतान कर पड़े, तो वो किसान वो आप कोई अगर सहयोग करते हैं, मदद करते हैं, ये न क्यों बराबर जाता है। इसलिए किसान तो चाहता है, किसान के लिए सरकार की जो नीति होनी चाहिए वो होना चाहिए उदारवादी नीति, सहूलियत वाली। जी, कानून तो बनता है सर, लेकिन अब ये बैंक वाले हैं, ये सारे लोग ये तो उतना सहज रहने नहीं देते हैं स्थिति को। वो किसी कीमत पर वो इतना सहज नहीं हो सकते हैं कि आम किसान को सहजता से ऋण मिल जाए। खैर, इसमें किसानों की भी थोड़ी गलती है, वो भी ऋण चुकता करने में मैं ये महसूस करता हूं व्यक्तिगत स्तर पर कि ऋण उनका भी सही ढंग से चुक नहीं पाता है। इसके साथ बैंकों की समस्या होती है, लेकिन फिर भी नॉर्मल नहीं है बैंक। एक चीज सर, वर्तमान में परिस्थिति है खाद का, लोगों का कहना है कि खाद का जो मामला है वो केंद्र सरकार का है पूरी। वो केंद्र सरकार चूंकि भेज नहीं रही है राज्य सरकार को, इसके वजह से खाद की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। सर, इसमें क्या कहेंगे आप? आज के डेट में आपकी पार्टी की सरकार है केंद्र में। यही मैं अभी आपको बताया कि जो सरकार हेमंत जी को, राज्य सरकार को कोई भी योजना, जब तक किसानों के प्रति आप अग्रिम कोई योजना बनाएंगे, आप कोई अग्रिम से उस पर अपना नीति नहीं लागू करेंगे, तो ये चीजें आप जैसे कहावत है कि भोज के दिन कोहड़ा रोपने से वो चीज प्राप्त नहीं हो पाता है, परेशानी बढ़ती है। तो मेरा कहना है कि अगर आप केंद्र सरकार, स्वाभाविक है केंद्र से ही खाद आपूर्ति हो, लेकिन आपको तो अपना आवंटन बताना पड़ेगा ना कि हमको इतना आवंटन चाहिए और उतना आवंटन की व्यवस्था आपको करनी चाहिए। आप करेंगे नहीं। और जब अगस्त के महीने में उदाहरण बताता हूं, अभी अगर गूगल पर नेट पर सर्च किए कि झारखंड सरकार ने कितने खाद की यूरिया की आवंटन से मांग की थी, तो आपको कहीं दिखाई कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये गुप्त रखा गया। आज गुप्त रख करके आप चल रहे। अभी मैं देखा कि कृषि मंत्री का एक हाल में देखा कि उन्होंने रैक पॉइंट की मांग है कि हमको रैक बढ़ाया जाए। ये आज अगस्त का महीना, आज 27 तारीख हो गया, ये 25 का स्टेटमेंट मैं कृषि मंत्री बादल जी, मैं एक वक्तव्य देखा, उन्होंने केंद्र से रैक मांगा, रैक पॉइंट बढ़ाने का मांग किया। ये आज कह रहे हैं, ये चीजें तो अप्रैल मई में हो जानी चाहिए, आपकी तैयारी हो जानी चाहिए, मई जून महीने तक तैयारी हो जानी चाहिए। पलामू में आज मैं कह रहा हूँ 51,000 हेक्टेयर में आज खेती का लक्ष्य है, धान पैडी का
संजोगवश इस वर्ष बारिश कारण, अच्छी बारिश के कारण यह लक्ष्य पूरा भी हुआ, मगर यह लक्ष्य किसान तो पूरा कर रहे हैं, मगर किसानों को जो आवश्यकता है वो सरकार पूरा नहीं कर पा रही। आप केंद्र पर ढाल करके बच नहीं सकते हैं ना, राज्य सरकार को ही तो केंद्र सरकार के साथ चल करके उनकी जो क्षमता है वो अपने क्षमता के अनुसार, जब तक केंद्र आप मांग नहीं करेंगे, केंद्र से आपको लेंगे नहीं, आप खरीदेंगे नहीं, तो आप केंद्र को केवल बदनाम करने के लिए हो सकते हैं ना। आप पहले अपनी भूमिका दें। राज्य सरकार अपनी भूमिका दी नहीं है और केंद्र पर सीधे बाहर लगाती है। मैं भी किसान मोर्चा का एक अध्यक्ष के रूप में मैं काम कर चुका हूं। मैं किसानों की हालत को देखा हूं, मैं इसके लिए आंदोलन भी किया हूं, चाहे फसल बीमा के लिए लड़ाई हो, बिजली के बिल माफ करने का सवाल हो, चाहे वो समय पर धान क्रय केंद्र खुलवाना सवाल हो। मुझे खुशी है इस बात का कि झारखंड में धान क्रय केंद्र खोलने का श्रेय भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चा के ही द्वारा, यह आंदोलन के तहत ये उपजा हुआ, यह आज केंद्र है अर्जुन मुंडा जी की सरकार थी। और पहली बार हम लोगों ने आवाज उठाई, राजभवन के सामने धरना दिया था और तब हम लोग मुख्यमंत्री से कर करके इस चीज को हम लोगों ने किया था और धान क्रय केंद्र खुलवाने का काम था। पहली बार 246 केंद्रों पर धान क्रय केंद्र का काम हुआ था। आज मुझे खुशी है कि लंबे दायरे में यह काम शुरू हुआ है, मगर वो विधिवत नहीं है। यहाँ पर कई बिचौलिया ऐसे है बिचौलिया के माध्यम से धान लिए जाते हैं, मगर किसानों का धान लक्ष्य के अनुसार उनके जितना आपका वो उसका स्टेशन है, जितना उसकी बेचने की क्षमता है, वो धान उसका क्रय आज इस वर्ष की घटना है कि नहीं खरीदी गई। लक्ष्य भले सरकार के आंकड़ों में पूरा हो जाओ, लेकिन किसान आज भी उदासीन है अपने धान को बेचने के लिए। अगर धान बिका भी तो उनका भुगतान नहीं हो पाया है। आज भुगतान के लिए वो रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं किसान कि किसका दोष है? ये केंद्र सरकार की दोष है, भुगतान किसी राज्य सरकार को करने, और राज्य सरकार आज तक किसानों का भुगतान किया। कई ऐसे किसान हैं जो हम लोग को बोलते हैं लोग को पैसा नहीं मिला है, हम लोग को पैसा दिलवाइए। आज राज्य सरकार किसानों के पैसा रोक करके करती है। धान आपको मिल चुका, धान का रिपोर्ट जा चुका, धान खरीदने का आपने किसानों को दे दिया। आज 3 महीना 4 महीना बीत गए, क्यों नहीं उसको अभी तक भुगतान हो पाया? ये कारण है। आज राज्य सरकार को, अब ले लीजिए खाद की बात मैं बताता हूँ, क्या स्थिति है झारखंड में यूरिया खाद की। यूरिया खाद की जरूरत कब है? अभी मुझे पैक्स वाले से बात हुई, मैंने पूछा कि भाई इस बार पैक्स के माध्यम से यूरिया खाद बिक्री क्यों नहीं हो रही है। मैं अपने गृह प्रखंड की बात कर, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि इफको ने हम लोगों को बुलाया और उसने कहा कि भाई मैं यूरिया खाद आपको दूंगा, लेकिन एक शर्त पर दूंगा, तो उसके साथ आपको डीएपी भी ले होगा। अब पैक्स वाले इसमें का कहना था कि भाई एक चीज बताइए, आप अगस्त के महीने में अगर आप देते हैं डीएपी खाद, तो उस खाद को मैं क्या करूं? ये डीएपी खाद की जरूरत खेती धान की कदर जब कादो बनाया जाता है, तैयार किए जाते हैं, उस वक्त डीएपी दिया जाता है। आपने वक्त डीएपी दिया नहीं। उस वक्त भी डीएपी 1100 की जगह 1300-1400 रुपए प्रति बोरा बिकते। किसान लाचार होकर के, किसान वो तो बेचारा मजबूर है, सबसे कमजोर है किसान, अपना उसी हालत में उधर पर लेकर के उन्होंने डीएपी का किया। यानी आप आज डीएपी देते हैं पैक्स को, वो डीएपी पैक्स वाले का तो पूंजी फंसेगा ना, वो तो अभी बिक्री होगा नहीं। तो इन लोगों ने कहा कि हम लोग मुकर गए, हम लोग नहीं आगे यूरिया खाद नहीं उठावे नहीं किए। तो उसका कारण यही था कि इफको वाले कालाबाजारी करना चाह रहे, उनके पदाधिकारी कालाबाजारी कर, उन्होंने एक ऐसा शर्त रखा कि ये उठेगा नहीं। आखिर पैक्स के माध्यम से बिका नहीं, तो ये बता सकते हैं उसके बाद, या यहाँ के जो थोक विक्रेता है प्रशासन बता सकती है कि कितना यूरिया आया इस जिले में और कितना यूरिया कहाँ किस वितरक के पास के जो लाइसेंस है उन्हीं के मार्फत से यूरिया खाद बिकनी चाहिए। मगर आप जाइए हर गांव में कोई ना कोई एक जो किराना दुकान भी चला है,
तो वो भी 10 बोरा खाद लेकर के बैठा हुआ है और वो 500 बैग यूरिया खाद बिक रहा है। आखिर कहां से रहा है? दिखावा, हम लोगों ने आवाज उठाया तो दिखावा के लिए किया क्या यहाँ जिला प्रशासन के लोगों ने, कृषि विभाग के लोगों ने, कि एक दो दिनों में छापामारी किया, दिखाया कि बंशीधर नगर में इतना बोरा यूरिया पकड़ाया। कहां से आ गया, कैसे पकड़ाया? कहने का मतलब है कि प्रशासन की मिली भगत से यहाँ पर कालाबाजारी। अगर प्रशासन जिस दिन चाहे कि कालाबाजारी नहीं होगी, केवल स्टेटमेंट आए अधिकारियों के कि कालाबाजारी नहीं हो, उचित दाम पर बेचा जाए, मगर दिखाई कहीं नहीं दे रहा, अभी तक कहीं नहीं दिया। यूरिया का छिड़काव किसान आज कर रहे हैं कालाबाजारी के तहत 500 रुपये पर बैग लेकर के। मुझे जानकारी एक मिली कि मई और जून के महीने में पलामू में 2000 टन के करीब जो है सो यूरिया का वितरण हुआ है। कहां हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, इन्हें पिछले बैकलॉग का या इस साल का हुआ, और जबकि 4500 टन की आपको उस वक्त आवश्यकता थी, आज भी 2500 टन नहीं हुआ। अभी एक चीज में देखा, गूगल सर्च किया, नेट को मैं देख रहा था तो देखा कि अभी क्या बोलते हैं कि इस महीने में, अगस्त महीने में 2340 टन यूरिया आने की बात बताई जा रही। भाई आया, मगर आया तो मेरा ये कहना कि ये प्रशासन के अधिकारी लोग हैं, ये कहां इस खाद को बेच रहा है, किस प्रखंडों में किस लाइसेंस विक्रेताओं के पास कितना दिया, ऐसा विवरण है? कहीं नहीं है। मैं आपको बताता हूं, यहाँ के विक्रेता जो लोग हैं, ये सब प्रशासन की मिली भगत से ये खाद दूसरे राज्यों में, बगल में छत्तीसगढ़ है वहां भेज दिए, और यहाँ के किसान मुख्य दर्शक हुआ है। किसान आज ठगा सा महसूस कर रहा है। किसानों के साथ समझ खड़ी की गई है। अभी से लेकर के अभी छिड़काव यूरिया आगे भी छिड़कने वाली है, क्योंकि एक बार यूरिया छिड़कने से धान की पूर्ति नहीं हो पाती है। 2 बार लोग देते हैं, 3 देते हैं, तब वो धान का दरमन पाते हैं। आखिर की अभी एक चीज तो है ना, अभी आप रैक पॉइंट की मांग कृषि मंत्री करें तो आप समझ सकते हैं कि इनकी तैयारी कैसी थी। आपको अगर किसानों के, उनको अगर आर्थिक स्थिति मजबूत करनी है, उनके अगर सही माने किसानों के आप चिंतक हैं, तो किसानों के आय दुगनी करने के लिए राज्य सरकार को अग्रिम योजना बनानी पड़ेगी, और उस हिसाब से उनको किसानों को सहूलियत देना पड़ेगा। उनको चाहे बीज का सवाल हो, समय पर बीज कर दीजिए, समय पर खाद दीजिए, समय पर उनको अगर खरीदते हैं तो उनको पैसा दीजिए, तब जाकर के किसानों के साथ परिस्थिति बदल सकती है। बहुत बहुत सुंदर। ये थे हमारे जिला के प्रबुद्ध किसान सहयोगी और विचारक। इन्होंने जो बात रखी, कंक्लूड बात यही है कि एक्चुअली जो भी खाद का ये जो किल्लत है जिला में, यह समय पर तैयार नहीं होने का नतीजा है। इनके शब्दों के अनुसार यदि राज्य सरकार समय पे अपना मांग करती, समय पर अपनी योजना को केंद्र सरकार तक भेजती, तो सब चीज समय पर उपलब्ध कराया जा सकता था। यह जो खाद की समस्या उत्पन्न हुई है, यह मूल रूप से राज्य सरकार की फेल्युरिटी है। इनके शब्दों में जाहिर सी बात है, यदि हम तैयार नहीं होंगे, हम मांग नहीं करेंगे, तो पूर्ति कहां से होगी। अब हम निश्चित तौर पर इस बात को हम दूसरे एंगल से भी अपने इस गुफ्तगू में जज करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, और हम अपने अगले वीडियो में किसी नए अपने अनुभवी विशेषज्ञ के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।